नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज एक बार फिर बात करनी पड़ेगी महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में एक ऐसी चिट्ठी की जो कि टॉप सीक्रेट चिट्ठी बताई जा रही है। इस चिट्ठी से सियासी भूचाल आ गया है और इसमें उद्धव सरकार एक बार फिर से फंसती नजर आ रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर उद्धव सरकार पहले ही दबाव में है। राज्य के गृह मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली कराने के आरोप लगने के बाद बीजेपी हर दिन अपना हमला तेज कर रही है। राज्य से लेकर केंद्रीय नेता तक लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संसद में भी यह मुद्दा गूंज चुका है। आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने परमबीर के आरोपों के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार नहीं बल्कि महावसूली सरकार चल रही है। जरा सुनिए क्या बोले रविशंकर प्रसाद। तो मैंने कहा था कि ये महा लूट अघाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अघाड़ी भी है। वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। इस बीच एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सीआईयू के इंस्पेक्टर सचिन वाजे के घर से मिली डायरी से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के हाथ लगी डायरी में पैसों के लेन देन के लिए एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है डायरी से अब तक 11 करोड़ की वसूली का खुलासा हुआ है। यह वसूली मुंबई में हुक्का पार्लर्स और कुछ बार से की गई है। डायरी में पार्लर के नाम के पहले एरिया, उसके बाद हुक्का पार्लर के नाम का पहला लेटर और आगे एच या बी लिखा है। इसके बाद पैसा लाख में है तो एल लिखा है, हजारों में है तो के लिखा है। जैसे कोई हुक्का पार्लर अंधेरी में है और उसका नाम हेवन है, उसने 2 लाख दिया है तो उसका कोड वर्ड AHH2L ये होगा। एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, ये देखिए, लाख के लिए एल, सब कोड वर्ड में है। 1000 के लिए के, हालांकि एल और के कोई बहुत सीक्रेट, बहुत बड़े कोड वर्ड्स नहीं है, हर कोई जानता है। डांस बार के लिए डी है, हुक्का पार्लर के लिए एच का इस्तेमाल किया गया है और इलाके के नाम का पहला लेटर, अगर जैसे मैंने बताया अगर अंधेरी में है तो उसके आगे ए, इसीलिए, और नाम का पहला लेटर, जैसे हेवन था तो एच आ गया, हुक्का पार्लर है तो एच आ गया, इस तरह से। अब एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है ये पैसे किस किस को जाते थे। इस बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दल उद्धव सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी के कई नेता और उसके सहयोगी रामदास अठावले राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर चुके हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना पलटवार कर रही है। राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, यानी महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है? और जो टॉप सीक्रेट चिट्ठी है वो किसकी कुर्सी लेगी? इसी पर आज बहस होगी, लेकिन पहले सुनाते हैं बीजेपी और शिवसेना में आज क्या बयानबाजी हुई, सुनिए। मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा। होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे, तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, लगातार न सिर्फ बीजेपी की महाराष्ट्र की यूनिट बल्कि केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्री और बीजेपी की आला कमान, केंद्रीय आला कमान, हर कोई महाराष्ट्र के मामले में बहुत करीबी दिलचस्पी ले रहा है। जाहिर है मुद्दा बड़ा है, मौका हाथ आया है महाराष्ट्र सरकार को घेरने का, कैसे जाने देंगे। और लगातार बात राष्ट्रपति शासन पर आ रही है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस कह रहे हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार बहाना ढूंढ रहे हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का, जबकि बीजेपी
दबी आवाज में कभी कहती है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, कभी कहती है देवेंद्र फडणवीस के बहाने से के हवाले से या किसी और के हवाले से कि महाराष्ट्र सरकार को अब जाना चाहिए, कोई नैतिक अधिकार उद्धव सरकार के पास सत्ता में बने रहने का नहीं रह गया। कभी गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। लेकिन जाहिर है सबसे बड़ा आरोप यही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। कितना दम है इन आरोपों में, आज इसी पर होगी बहस। और वो जो सीक्रेट चिट्ठी सामने आई है जो देवेंद्र फडणवीस ने पेश की है कि राज्य में पुलिस अफसर दलालों के जरिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल खेल रहे थे, उसके बदले मोटी वसूली कर रहे थे और यह पैसा नेताओं तक जा रहा था। इस चिट्ठी में कितना दम है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शाइना एनसी जुड़ेंगी, मेरे साथ एनसीपी से सुरैना मल्होत्रा, वो भी बस थोड़ी देर में अभी आपको दिखाई देंगे। मेरे साथ आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। विभूति नारायण जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीजी हैं यूपी के। और रणवीर शर्मा है, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। आप सभी का स्वागत है। विभूति नारायण जी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। विभूति नारायण जी, ये जो नई चिट्ठी सामने आई है, मुझे पता है आपने देख ली होगी ये चिट्ठी। ये 26/8/2020 की चिट्ठी है जो तब के डीजीपी एसके जायसवाल ने सीधे सरकार को लिखी थी और उसमें साफ साफ कहा था कि हमारी जांच में सामने आया ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खेल चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने यही चिट्ठी आज पेश की है। इस चिट्ठी के बाद आप जानते हैं कुछ नहीं हुआ। और अब जबकि ये सचिन वाझे और अंबानी के घर के बाहर बारूद, फिर मनसुख हिरन की हत्या और फिर परमबीर सिंह की चिट्ठी, यानी कि ये नया मामला नहीं है। विभूति नारायण जी, आज जो टॉप सीक्रेट चिट्ठी ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल की आपने देखी, आपको हैरानी हुई क्या? मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। देखिए, जिस तरह का तंत्र महाराष्ट्र में विकसित हुआ है उसमें तो बड़ा स्वाभाविक रूप था ये, और ये बहुत दिनों से चल रहा होगा। और बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो खुद भी इसी खेल में मुब्तला रहे। ऐसा नहीं है कि वो दूध से जुड़े हैं, तो इस हमाम में सभी नंगे हैं। ये अलग बात है कि अब ये सचिन वाजे का एक ऐसा मामला हो गया है जिसे पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही। चिट्ठी से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा हुआ और ना मुझे इसमें तनिक भी संदेह है कि चिट्ठी में जो तथ्य लिखित है वो सही है। इस तरह का जो तबादला उद्योग है ये महाराष्ट्र में और दूसरे बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, और उसी का नतीजा होता है कि सचिन वाजे पैदा होता है और फिर वो ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि जो रूलिंग क्लासेस है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको झेल पाना। और लेकिन विभूति नारायण जी, ये बताइए, 26/8/2020 की ये चिट्ठी है पिछले साल की। आप खुद देख रहे हैं 6-8 महीने हो चुके हैं, इस चिट्ठी पर ना कोई एक्शन हुआ, ना ये चिट्ठी कभी बाहर आई। अगर ये सचिन वाजे और ये सब नहीं होता, मनसुख हिरन की हत्या नहीं होती, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद नहीं मिलता, तो शायद ये चिट्ठी भी कभी बाहर नहीं आती, कभी पता ही नहीं चलता वसूली का खेल कहां कितने करोड़ का चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो सचिन वाजे एक ऐसा, जिसे आप कह सकते हैं, एक भस्मासुर की तरह सामने आ गया। ये अपने आकाओं को भस्म कर रहा है। इसको तो सारी सरकारें सचिन वाजे पैदा करती हैं और सचिन वाजे को टॉलरेट करती हैं, और तबादलों में जो खेल होता है सबकी भागीदारी होती है। इस बार ये लोग फंस गए हैं इसलिए क्योंकि ये सचिन वाजे ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं और कुछ ऐसे तथ्य सामने आ गए जिसको आप पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो। सुरैना जी आ गई है मेरे साथ, सुरैना मल्होत्रा एनसीपी से हैं। सुरैना जी सुन रही हैं, सुन पा रही हैं मुझे? यस सुन रही हूं। सुरैना जी, इस चिट्ठी पर क्या कहेंगी जो देवेंद्र फडणवीस ने जारी की है आज, जो कि तब रश्मि शुक्ला इंटेलिजेंस की आपकी कमिश्नर थी, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उनकी जांच में सामने आया था कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बाकायदा दलाल एक्टिव थे, पुलिस वालों की ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे थे, पैसे ले रहे थे और यह पैसा ऊपर तक जा रहा था। बाकायदा सबूतों के साथ पूरी रिपोर्ट सौंपी गई थी सरकार को, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो एक के बाद एक कहानियां जब बाहर आ रही है, दिस थिंग्स, इनको कोई कुछ बेसिस है नहीं है। सॉरी, वॉइस इज नॉट क्लियर, बट जिसको कुछ बेसिस है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रश्मि शुक्ला को इलीगली किसी का टैप करने के लिए अलाउ ही नहीं था, तो उन्होंने कैसे टैप कर दिया?
तो ये जो बातें जब आई है, जो परमवीर सिंह को जब भी उनको पता चला कि उनका ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद में आप सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए क्या क्या होता गया। जब भी उनको पता चला कि उनकी ट्रांसफर होने वाली है, उनके ऊपर कुछ बातें कही गई। होम मिनिस्टर ने जैसे उनको बताया कि एक ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर नहीं है, दूसरी तरीके की ट्रांसफर है, कुछ उनके बारे में कुछ पता चला है, तो सब ये एक्टिव हो गए। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि इतने दिन ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनको मालूम आती, तो क्यों उन्होंने कहीं एंट्री नहीं की? क्यों उन्होंने पहले किसी को कुछ बोला नहीं? क्यों देयर वाज नो एंट्री इन द पुलिस डायरी में? क्यों एंट्री नहीं थी? ये सब सवाल है। सुरैना जी, एक सेकंड सुरैना जी, एक सेकंड आपने मेरा सवाल आपने ठीक से सुना नहीं, मैं दोहरा देता हूं। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, मुझे पता है आपने भी ये चिट्ठी देख ली होगी, और ये चिट्ठी आज की नहीं है, परमवीर सिंह के ट्रांसफर की बात की नहीं है, ये 26/8/2020 की है, जब तब के डीजीपी ने बाकायदा आईपीएस स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली का खेल चल रहा है, पैसे लेने का खेल चल रहा है। ये पुरानी चिट्ठी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि इसमें जो ट्रांसफर की जो बात होती है, तो ये जो कुछ होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री इस मामले में नहीं आते। ये ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी दूसरे डिपार्टमेंट को दी जाती है। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस होता है, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट होता है। जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी डीजी को या एसीएस होम को ये जिम्मेदारी होती है, वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं, वो पूरा करते हैं, फिर वो होम डिपार्टमेंट में उनके ऑफिस में चला जाता है और बाद में सीएम के पास चला जाता है। सो उसका जो स्टार्टिंग है, जो इंसेप्शन जो स्टार्ट होता है, वो डीजी और एसीएस होम के पास उनके पास होता है, और जो लोअर ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट में किया जाता है। सो यहाँ पे कोई मिनिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। नहीं, बहुत गलत बात है इस चिट्ठी में देखिए। नहीं, सुरैना जी एक सेकंड देखिए, आप कह रही हैं ये पुलिस के लेवल पे हो रहा होगा, मंत्रियों को नेताओं को नहीं पता, लेकिन जो रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट है बाकायदा सबूतों के साथ है, जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सबूतों के साथ वो अपनी रिपोर्ट में लिख रही हैं। हमें शिकायतें मिली थी, जिसके बाद हमने ब्रोकर्स का नेटवर्क का पता लगाया है। उसके बाद हमें पता लगा, सर्वेलेंस पे जब हमने इनको रखा तब पता लगाया ये ब्रोकर्स लगातार बड़े पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोगों के संपर्क में थे। बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले लोगों के संपर्क में ये ब्रोकर्स थे। इस पर आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया, ये पूछ रहा हूं मैं। 6-8 महीने पहले की ये रिपोर्ट है। जो भी जो रिपोर्ट है उसमें सरकार देखेगी, मगर जो बात हमें कही गई है कि उसमें 80% से ज्यादा लोगों के जो बोले हैं कि उन्होंने पैसे लिए, उनकी कुछ ट्रांसफर हुई नहीं है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये लोगों को शॉक करने के लिए ये सब चीजें एक दिन एक कहानी बनती है, दूसरे दिन दूसरी कहानी बनती है। ये सब आपने भी देखा है। सुशांत सिंह कहानी नई नहीं है सुरैना जी, ये कहानी नई नहीं है, वही तो कह रहा हूं। 26/8/2020 की चिट्ठी है, इसको आप नई कहानी कैसे कह सकती हैं? इस बात से तो ये साबित होता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी खेल चल रहा था। 25/8/2020 की रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट है। 26/8/2020 को डीजीपी ने ये अपनी रिपोर्ट रेकमेंड की है, चिट्ठी लिखी है बाकायदा कि इन लोगों का पता लगाया जाए, हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए। उसमें जो भी चिट्ठी लिखी उसमें मगर उसमें तो पता चला है कि 80% से ज्यादा लोगों की जिनके नाम आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, उनकी ट्रांसफर तो हुई नहीं है। तो ये बात बोलना कितना गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल रश्मि शुक्ला जी को उनको तो शी डजंट हैव एनी राइट टू डू द टैपिंग। दिस टैपिंग जो किया गया, ये सब इलीगल टैपिंग किया गया। हमें तो पता चला है कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार भी जब बन रही थी,
तभी भी उन्होंने ऐसे इलीगल टैपिंग किए थे, मंत्रियों के फोन टैपिंग किए थे, पता नहीं किसको हेल्प करने के लिए, आप सबको तो पता होगा, मगर जो भी है इट वॉज एन इलीगल टैपिंग। नहीं, लेकिन वो तो अपनी चिट्ठी में लिख रही हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि वो इलीगल टैपिंग थी। सुरैना जी एक सेकेंड, केंद्र के लिए एक सेकेंड सुरैना जी, आप कह रही हैं कि बीजेपी के इशारों पर रश्मि शुक्ला ने उन लोगों की फोन टैपिंग कराई। वो तो अपनी चिट्ठी में रिपोर्ट में लिख रही हैं, द फोन नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स allegedly involved in this dubious activity were placed under telephonic surveillance with due regard to the established process. वो तो कह रही हैं नियमों के अंदर किया उन्होंने सारा। See, whatever she might have written, whatever she might have written, it has been also told that 80% of more than 80% of the people whom she implemented, जिनको उन्होंने बोला कि ये लिया है, तो वो तो बात हुई नहीं है, वो तो ट्रांसफर्स हुई नहीं है, तो ये सब बोलना ही गलत है। मैं आपको वही बता रही हूँ, लोगों को भी इस जरिए लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि आपने भी देखा, जैसे प्लीज मुझे बोलने दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से जैसे ये कुछ स्क्रिप्टेड स्टोरीज की जैसे मूवी जैसे बनाई जा रही है, हर वक्त कोई बड़े मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, ये सब अभी लोगों को भी, लोग भी तंग आ गए हैं कि कुछ बिना सबूत बिना वजह किसी के ऊपर भी उछाल देना और फिर बोलना कि ये देखिए क्या है। मैं बात बताऊं, लोग बहुत हैप्पी है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। महाविकास आघाड़ी ये अपने 3 पैरों पे बहुत भक्कम, बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रही है। उनको अपोजिशन को लगा कि थोड़े दिन में उनका खारिज हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, मगर ऐसे कुछ हुआ नहीं, ये कुछ हुआ नहीं। सरकार बहुत भक्कम खड़ी है और मैं इतना भी बोल दूं, गर्व से बोल दूं कि जो होम मिनिस्टर है और फिर जो आरोग्य मंत्री है वो हमारे पक्ष के हैं, और जो कोरोना के जैसे जितनी बड़ी बीमारी यहाँ आई थी, जितना बड़ा पेंडेमिक अच्छा, तो क्या आप ये आरोप लगा रही हैं बीजेपी और केंद्र सरकार प्रेसिडेंट्स रूल लगाना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में? बोलना बहुत गलत है। राष्ट्रपति शासन कैसे लगाएंगे? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं जब तुम्हारी मेजॉरिटी नहीं होती है, मगर यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में पूरी मेजॉरिटी है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ राष्ट्रपति राजवट। ये जैसे टीवी पे बोल के बड़ी बड़ी पत्रकार परिषद देके, मुझे एक पॉइंट बता दूं कि आपने देखा होगा माननीय फडणवीस जी ने जो पत्रकार परिषद ली, और उन्होंने पहली पत्रकार परिषद हमेशा मराठी में लेते, मगर इस बार उन्होंने हिंदी में ली। क्यों हिंदी में ली? क्योंकि उनको सब लोगों को, सब ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर भारत में उनको दिखाना था, ये बातें सब बात करनी थी, मगर ये बहुत गलत है। राष्ट्रपति शासन लगाने का क्वेश्चन ही नहीं आता। ये खाली लोगों को गुमराह करने के लिए ये बात बोली जाती है। शायना एनसी, नो क्वेश्चन ऑफ राष्ट्रपति राजवट। ओके, शायना एनसी, क्या राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगना चाहिए? क्या माहौल एकदम रेडी है, तैयार है? शायना एनसी। गुप्ता जी, सबसे पहले इस केस के इतिहास को देखिए। 2002 में सचिन वाजे को क्यों निकाला था? क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में ख्वाजा यूनिस के केस में वो गुनहगार थे। 2007 में उनको रीइंस्टेट भी नहीं किया। वो वापस आते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अपने आप को बुलाते हैं महाविकास आघाड़ी। ये लोग तो महाविनाश आघाड़ी है। जो उन्होंने किया है महाराष्ट्र में, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। आप परमबीर सिंह के पत्र को देखिए, इतिहास में क्या कोई भी पुलिस कमिश्नर ने ऐसे एक पत्र पेश किया है जहां सबूत के साथ जहां एक्सटॉर्शन जो चल रहा है, ये सिर्फ सचिन वाजे और एंटीलिया के केस तक सीमित नहीं है। डांसबाज से आप एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, फिर आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री को लेके जो थे क्वारंटाइन में, वहां शरद पवार जी ने, हाँ बोलिए शायना एनसी, बोलिए। वहां शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल झूठ कहा। ये गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और वो बोल रहे हैं कि वो होम क्वारंटाइन में थे। जब देवेंद्र फडणवीस बाहर आके उन्होंने कहा कि एनआईए के तहकीकात के बाद 11 घंटे के बाद इतने चार्जेस पे सचिन वाजे को इम्प्लीकेट किया है, वहां परमबीर सिंह के पत्र को लेके तो एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया है। इतने सारे सवाल, क्योंकि प्रशासन और पॉलिटिकल क्लास दोनों गुनहगार हैं, दोनों एक दूसरे को इंसुलेट कर रहे हैं।
दोनों को पता है कि बिल्कुल ये जो काम हो रहा है महाराष्ट्र में ब्लेटेंट करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और जो आप सिर्फ अपने ब्लिंकर्स लगाने, अजीत पवार के इरिगेशन स्कैम में जब उनके प्रति आरोप था तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं आऊंगा वापस, जो मैं गुनहगार नहीं। और यहाँ आप बोल रहे हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा? आप एक फ्री एंड फेयर प्रोब चाहिए, आपको चाहिए एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई हो, कोई अन्य एजेंसी हो, कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो, तब हो सकता है जब ये गृह मंत्री पहले इस्तीफा दें। और हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, राज्य में कैसे आगे बढ़े ये पहले तब तहकीकात होगी जब एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सच्चाई सबके सामने स्पष्ट रूप से रखे। इनके पास कोई बचाव नहीं, क्योंकि ये गुनहगार हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, और ये एक विनाश अघाड़ी है। मैं शायनाइन से ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपके नेता भी अलग अलग मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है, जैसे आप भी कह रही हैं, कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कोई नेता कह रहा है कि नहीं, अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सरकार एकदम करप्ट है। डिमांड क्या है आपकी? क्या आप चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान ही नहीं दिया है। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को आके तहकीकात करना चाहिए। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं मयंक जी, ये महाराष्ट्र के इतिहास में कलंक है। हम सब पुलिस के परिवार से आते हैं, हमें गर्व था हमारे मुंबई पुलिस के ऊपर, लेकिन जो दबाव, इस राजनीतिक दबाव के वजह से पूरा नाम जो एक तरफ से एक कलंक जो आ गया है, उसको मिटाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो मॉरल ग्राउंड पे पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल और प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं। शायना सी, मुझे पता है आपने रश्मि शुक्ला की चिट्ठी जरूर पढ़ी होगी। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है, It may also be noted that a similar situation had arisen in June 2017. 2017 में तो आपकी सरकार थी शायना एनसी, तब भी ये ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल पैसे लेकर चल रहा था। ये रश्मि शुक्ला ने अपनी उसी रिपोर्ट में कहा है जो आप आज देवेंद्र फडणवीस ने पेश की है। इसमें नया क्या है? फिर आपके समय भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं फिर आप? क्या हमारे समय में ये दबाव था कि आप 100 करोड़ रुपया डांस बार से लेके हमें दीजिए? क्या हमारे शासनकाल में कोई भी आरोप था कि कोई भी मंत्री, एकमात्र मंत्री इतना खर्चे और उनकी हालत जो हुआ तहकीकात के साथ, आप मुझे बोलने दीजिए या किसी और को, आपको चिल्लाना है, किसी के बीच में बोलना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं इस डिबेट का। बोलिए बोलिए। मैं मानती हूँ कि जो एकमात्र मंत्री एकनाथ खड़से, और हमने क्या उनसे भी इस्तीफा नहीं लिया? आप बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी एंड पब्लिक लाइफ, ये कोई सिखा नहीं सकते हैं। आप हो ईमानदार तो आप हो, आप नहीं हो तो आप नहीं। ओके, ऑल राइट। लेकिन शायना एनसी, आपने जवाब नहीं दिया। मैं अभी भी पूछ रहा हूं, अगर ये ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर पहले भी चल रही थी 2017 में, तब आपकी सरकार थी, अब इतना विरोध क्यों हो रहा है? अब इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? उस टाइम क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारे शासनकाल में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था पैसा लेके या पैसा देके। जो परमवीर सिंह का भी, जो जिस व्यक्ति को आपने मुंबई सीपी बनाया, जब वो बोलने लगे आपके खिलाफ तो वो बन गए बदनाम और आप बन गए ईमानदार। ये कहाँ का ओके, सुरैना जी जवाब दीजिए। बोलिए सुरैना जी, कलंक है महाराष्ट्र में आज का समय और ये सरकार, ये जो कुछ हो रहा है कलंक, इसीलिए सेंट्रल एजेंसी से जांच जरूरी है। जो भी बोला है परमवीर सिंह ने, जो भी बोला हुआ है, परमवीर सिंह ने जो भी बोला हुआ है, वो जब भी उनको लगा कि उनकी ट्रांसफर होने वाली है, तभी उन्होंने सब ये बातें आगे लाई और जो बोली। ये जब उनको पता था तो उन्होंने पहले ये बातें क्यों नहीं कही? सिंपल क्वेश्चन इज दैट। ये इतनी बड़ी बातें जो बोल रहे हैं कि डांस बार जब भी कोरोना के टाइम पे जब एवरीथिंग वाज क्लोज, उसी समय इतनी बड़ी पैसे इकट्ठा करने को बोला, ये कुछ उसको मतलब ही नहीं रहता। और जब बोलना ही था तो व्हाई देयर इज नो एंट्री इन द पुलिस डायरी में क्यों एंट्री नहीं है?
और साइना जी ने एक बात कही कि पवार साहब बोले कि कौन से दिन में वगैरह, ये क्लियरली होम मिनिस्टर ने बोला है कि वो 15 से लेके 27 तक क्वारंटाइन में थे। और जब मयंक जी, शायद आपके जो मीडिया के मित्र हैं, जो आपके मीडिया के मित्र हैं, तो पत्रकार पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर दिखा के कि देखिए पवार जी ये था तारीख और ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप कह दीजिए कि कौन सही है। अभी आप बीच में बोल रही है मैडम, आप प्रेस, आपने मुझे बोला कि बीच में मत बोलिए। तो आपको पता चलेगा कौन कहाँ थे। ये कहना कि आप वेरी टायर्ड हैं और वहाँ दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ऑलरेडी ट्वीट किया है कि जो माननीय फडणवीस जी ने पता है या वो बोला है, वो जानते हैं कि जो बोले कि कहाँ एक सेकंड, वन बाय वन, एक सेकंड, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, दर्शक भी नहीं कोई समझ पाएगा। सुरैना जी एक सेकंड, सुरैना जी एक सेकंड, आप जो लगातार और शरद पवार कह रहे हैं ना कि पहले हॉस्पिटल में थे अनिल देशमुख, उसके बाद होम क्वारंटीन में थे, आज तो देवेंद्र फडणवीस ने, और कई जगह वायरल भी है एक पर्चा कि वो होम क्वारंटाइन, कि वो स्पेशल एक चार्टर्ड फ्लाइट से नागपुर से मुंबई आए थे। मैं उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं उसकी कि वो सही है, वो जो वायरल हो रहा है एक ट्रैवल एजेंसी का एक पर्चा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो दावा कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो चार्टर्ड फ्लाइट से नागपुर से मुंबई आए थे, उनकी मुलाकात हुई है, सारे अधिकारियों से मिल रहे थे वो। ऐसा नहीं है, उन्होंने ही बोला, बाद में बोला था कि वी डोंट नो फॉर श्योर, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिम गोइंग टू मंत्रालय नॉर गोइंग टू सह्याद्री। एंड जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग बोल रहे, इट वाज नथिंग दैट व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल he was tired, there were media people waiting over there, they just wanted to ask him some questions, he just sat on the chair as he was tired, he was recovering from an infection, so naturally he sat there and he just gave answers to the people. There was a lot of distance over there, और उसी को बात को बतंगड़ बना रहे, बात को बतंगड़ बनाने की बहुत आदत ही है इधर। जो आपके जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनको पूछ लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था या नहीं हुआ था और कब हुआ था, क्योंकि ये सवाल हमने नहीं उठाया, ये शरद पवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया। So that is exactly they are saying that was not a press conference. ओके, ऑलराइट, लेकिन अब तो कहानी आगे बढ़ गई। आशुतोष एक मिनट, अब कहानी आगे, एक सुरैना जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, शायना एनसी एंड सुरैना जी एक सेकंड, वन सेकंड। हाँ, मानव जी, ये सवाल हमने नहीं उठाया है, आपके प्रेस के मीडिया फ्रेंड्स ने उठाया। ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में उठ के उन्होंने दिखाया कि पवार जी देखिए आप क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है कि गृह मंत्री थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये तारीख पे। ओके। ये हमने नहीं कहा। नहीं, ठीक है, ओके, फाइन, ऑल राइट, ओके मानव जी, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभी जब तक इस बारे में स्थिति और क्लियर ना हो जाए कि क्या वाकई अनिल देशमुख ने हॉस्पिटल से निकलने के बाद, होम क्वारंटीन में जाने से पहले और होम क्वारंटीन के दौरान किस किस से मुलाकात की थी या नहीं की थी, पता लगेगा आशुतोष। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। अब तो सचिन वाजे की एक डायरी मिली है जिसमें 11 करोड़ की वसूली के आरोप बताए जा रहे हैं, 11 करोड़ की, बाकायदा कोड वर्ड में वो सब लिखा रहता था, बार का, हुक्का बार का या डांस बार का नाम, इलाके का नाम, उसके बाद लाख है तो एल, हजार है तो के। अब और क्या सबूत चाहिए? एक एपीआई के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, वो 3-4 फॉरेन इंपोर्टेड गाड़ियां, आशुतोष, करोड़ों की गाड़ियां। और इतना सारे सबूत के बाद भी हम कैसे इससे आंख मूंद लें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, और ये कोई नई बात नहीं। सचिन वाजे के बारे में आज की जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है। मुंबई में, महाराष्ट्र में लोग हैं, उनको मालूम है सचिन वाजे का पास्ट, सचिन वाजे का पास्ट क्या था और क्या वो क्या करते थे। इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण ये है कि एक आदमी को अचानक रीइंस्टेट कर दिया जाता 17 साल के बाद, और न केवल रीइंस्टेट कर दिया जाता बल्कि जो परमवीर सिंह अब चिट्ठी लिख रहे हैं, वो परमवीर सिंह सीधे उनको रिपोर्ट करता है, बीच में कोई ज्वाइंट कमिश्नर नहीं, कोई एडिशनल कमिश्नर नहीं। तो ये परमवीर सिंह को भी ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि सचिन वाजे उनको सीधे रिपोर्ट क्यों कर रहा था, और क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है, क्या इसके पीछे भी कोई खेल है। दूसरी बात, ये पूरा खेल जो मुझे समझ में आ रहा है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आप कर रहे हैं, रश्मि शुक्ला जी, तो रश्मि शुक्ला कौन रिपोर्ट बनाती हैं? वो डीजी संजय जायसवाल को फॉरवर्ड करती हैं। डीजी संजय जायसवाल बजाय उस पर कार्रवाई करने के वो गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर देते हैं।
गृह मंत्रालय कहीं और फॉरवर्ड कर देता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि दरअसल क्या डीजी जो वहां के थे संजय जायसवाल, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं थे उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचा? क्या उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज की, या उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दिया? मेरे पास चिट्ठियां ही मैंने फॉरवर्ड। क्या डीजी का यही काम है? आप ये एक तरीके से डिपार्टमेंटल काम था। अगर आपके लिए मैं ये मान सकता हूं कि उसमें कुछ मंत्रियों के नाम हो सकते थे, मैं मान सकता हूं, हो सकता है उसमें किसी सेक्रेटरी का नाम हो जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको वो सब लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उसमें कुछ क्या लोअर रैंक ऑफिसर्स नहीं थे जिनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे? या उस पूरे मामले में आप कम से कम एक एफआईआर तो दर्ज ही कर सकते थे। एफआईआर दर्ज करने के बाद आप है वो सीनियर ऑफिसर से परमिशन मानते हैं, भाई ये ज्वाइंट सेक्रेटरी नवाब है, हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार से परमिशन चाहिए। तो क्या संजय जायसवाल ने ये काम किया या नहीं काम किया? नहीं, उन्होंने तो सीधे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को ये फॉरवर्ड कर दी रिपोर्ट। एग्जैक्टली और उसमें रेकमेंड कर दिया, उसमें लिख रहे हैं, इट इज रेकमेंडेड दैट दिस बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट द अर्लीस्ट and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. मानक, हमारे साथ आपके इस पैनल पे दो बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं। अच्छा आशुतोष, एक सेकंड, इसकी आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखते हैं, इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड दैट द सीक्रेसी ऑफ दिस रिपोर्ट बी इंश्योर्ड in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. Why? ये डीजी साहब लिख रहे हैं। किस लिए? कि इस रिपोर्ट को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज्यादा जांच पब्लिकली हो गई तो सरकार की इसमें बहुत फजीयत हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे साथ वीएन राय साहब हैं और रणवीर शर्मा जी, ये दोनों सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। ये लोगों का डीजी रैंक है वीएन राय साहब का। जरा उनसे आप पूछिए, क्या डीजी होते हुए क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं थे इस पूरी रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेने के, उसमें एफआईआर दर्ज करने के? और वो लोग जिनके खिलाफ नेसेसरी परमिशन सरकार से चाहिए थी, वो परमिशन लेने के लिए क्या आपके पास आप डाकिए थे? क्या आपके पास कंप्लेन आई, रिपोर्ट आई, आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, फिर नीचे लिख दिया भाई इसलिए पब्लिक नहीं होनी चाहिए? तो मुझे संजय जायसवाल का कंडक्ट भी कोई बहुत संदेह के ऊपर दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब आशुतोष, वो जो पुरानी लाइन है, नहीं, मैं चाहूंगा कि वीएन राय साहब या जो सीनियर ऑफिसर, सीनियर रह चुके जिनका लंबा चौड़ा अनुभव, वो इसमें हमारा ज्ञान वर्धन करे। आप क्यों डीजीपी बने वहां पे भाई? इसलिए डीजीपी बने हुए हैं। आपको भर्ती मुख्यमंत्री जाके करेगा, आप किस लिए बैठे हैं वहां पे? आशुतोष, नहीं वो ठीक है, लेकिन आशुतोष, हमारा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, जब इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें जो ब्रोकर्स हैं, brokers are in close contact and embroiled in these negotiations with several influential लोग, बड़े लोग। उसके बाद पॉलिटिकल कनेक्शंस का साफ जिक्र है। जाहिर है जब पॉलिटिकल कनेक्शंस, बड़े लोग, तो डीजी साहब की क्या हैसियत है? नहीं मानक, देखिए, अगर डीजी संजय, मैं उनके कंडक्ट पे, उनके चरित्र पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन अगर वो डीजी हैं महाराष्ट्र के, तो अगर उनके पास कोई रिपोर्ट आती है तो पहला काम करना चाहिए उन्हें उस पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। नहीं तो मुझे तो यह समझ में आ रहा है आशुतोष, ठीक है, ओके, मान लिया, मुझे तो यह समझ में आ रहा है। और रणवीर जी बताइएगा मुझे, रणवीर जी, अगर डीजी साहब भी चुपके से इस रिपोर्ट को सीक्रेट बना के होम डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, परमबीर सिंह भी तब तक चुप रहते हैं जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता, इसका मतलब सब मिले हुए थे इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, वसूली में, पैसा बनाने में। रणवीर जी, सही कह रहा हूं? रणवीर शर्मा, इतने सालों से चल रहा था। और एक आईपीएस आईजी की रिपोर्ट आ गई, अगर कोई सही पुलिस अफसर बैठता होता, सबसे पहले उसी वक्त लेटर मिलते ही वो एफआईआर का ऑर्डर देता। एफआईआर का 154 में सिंपल है, इंफॉर्मेशन, एक सूचना किसी अपराध की मिल गई, वो भी इतने बड़े भ्रष्टाचार की उसे मिल गई, तो हर कीमत पे डीजी को उसी वक्त ही चाहिए था मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के ऑर्डर देते। नंबर 2, इतनी बात जरूर वो करते हैं कि भी सीएम के कॉन्फिडेंस में ला देते, होम सेक्रेटरी को ही बता देते कि भी मेरे पास ये रिपोर्ट आईबी की आई है और मुझे फौरी में एफआईआर दर्ज करा रहा हूं। क्योंकि ये जितनी काली भेड़े हैं, बगैर राजनीतिक संरक्षण के कभी भी फलती फूलती नहीं है। इनको राजनीतिक संरक्षण मिला होता है,
और ये अगर डीजी के कॉग्निजेंस में है तो उसे फौरी सीएम को बता के खुद मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, जो सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई है। अगर ये उसी वक्त मुकदमा दर्ज होता तो आगे ये वाजे वगैरह जैसे अपराधी लोग थे ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं घुसते। बगैर पुलिस की मिली भगत के, बगैर राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार के गौरव धंधे करोड़ों रुपए के बिल्कुल नहीं चल सकते जो वहां महाराष्ट्र में चले हैं। ये सरेआम करप्शन है और ऐसे में ये फौरी मुकदमा अभी दर्ज करें, दर्ज करके सीबीआई के हवाले करें और हर हालत से इस गवर्नमेंट को सस्पेंड करें और यहाँ फौरी यहाँ पे गवर्नर रूल लागू होना चाहिए या हर हालत में सरकार को हटना चाहिए। जहाँ पे होम मिनिस्टर को ऊपर एलिगेशन है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन है, उन्हें किसी कीमत के ऊपर कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, चाहे उनके पास मेजोरिटी है। कानून भी उनके खिलाफ है, सामाजिक सिस्टम भी उनके खिलाफ है और राजनीतिक सिस्टम भी खिलाफ है। तो हर हालत से ये सारा केस और ये FIR दर्ज करके सीबीआई के हवाले हो जाए। ये जितनी ब्लैक शीप है एक एक की पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और समाज के सामने लाना चाहिए इन काली भेड़ों को और हवालात में घुसाना चाहिए। ओके। और इसी से जो नेता हो चाहे अफसर हो, चाहे छोटा मुलाजिम हो चाहे बड़ा मुलाजिम हो, ऐसे लोगों को अगर काली भेड़ों का हम छोड़ते हैं तो ये करप्शन को बढ़ाएंगे। लेकिन रणवीर जी आप जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो खत्म हो रणवीर जी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो पहले जीरो हो चुका रणवीर है जी, और पुलिस अब उसमें इन्वॉल्व होगी। ओके, रणवीर जी। तो इस एक्सेस को हमें हर हालत से तोड़ने के लिए आप सब मीडिया वाले भाइयों को और सब अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आना चाहिए और इन काली भेड़ों की सफाई होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो डीजी लेवल हो, चाहे वो आईजी लेवल हो, चाहे होम मिनिस्टर लेवल हो और चाहे वो चीफ मिनिस्टर लेवल हो, चाहे इंस्पेक्टर या DSP लेवल पे हो। ओके, ये सफाई ठीक है। ओके रणवीर जी एक और सेकंड जरूरी रुकिएगा। होगी। ओके रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। रणवीर जी आपको भी पता है, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा क्लियर एक स्टैंड लिया। आपने कहा कि अब इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, उसकी जितने भी विरोधी राज्य में सरकारें चला रही हैं वो सीबीआई को नहीं निष्पक्ष मानती है। वो कहती हैं सीबीआई जांच करेगी, वो जानबूझकर राज्य सरकार के खिलाफ काम करेगी। ऐसे में सीबीआई जांच भी अगर होगी तो उससे होगा क्या? सिर्फ टकराव होगा। आपको भी पता है रणवीर जी। मैं मान रहा हूं, हेलो जी बोलिए। मान रहा हूं कि सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर? लेकिन अभी भी आपके पास एक एजेंसी है जो इसका इंसाफ करेगी। अगर बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी भी सीबीआई में वो इंटेलेक्चुअल अफसर बैठे हुए हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, वो पिंजरे के तोते नहीं है। ये गलत सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एक एक अफसरों को जानता हूं, वहां पे ऐसे धुरंधर अफसर बैठे, इंटेलिजेंस नहीं, वो ठीक है सर, धुरंधर अफसर तो हर एक सेकंड रणवीर जी, एक सेकंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, धुरंधर अफसर तो हर पुलिस फोर्स में बैठे हैं, हर स्टेट की पुलिस में भी बैठे हैं, सीबीआई में भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी फोर्स को उस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां सवाल अब तो ये आ गया, देवेंद्र फडणवीस, इस बीच अपडेट आ रही है कि वो होम मिनिस्ट्री पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्ट्री पहुंचकर होम सेक्रेटरी से मुलाकात कर रहे हैं, रिपोर्ट सौंप रहे हैं और जाहिर है मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। शायना एनसी, सिर्फ सीबीआई जांच की आप मांग करेंगे और गृह मंत्री के इस्तीफे की, या उसके आगे भी आप जाएंगे कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, ये पूरा जो कांड है ये शायद महाराष्ट्र के इतिहास में एक कलंक है, क्योंकि पहली बार एक पुलिस कमिश्नर ने ऐसे बाहर आके ये सब सबूत के साथ बताया कि किस ढंग से एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार हुआ करता था। सचिन वाजे एक पार्ट है केस का, लेकिन जो पिछले सालों में ट्रांसफर्स हो, एक्सटॉर्शन हो, ये डांसबाज से वसूली करना, ये कहते हुए भी शर्म होता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत ही कल्चर्ड स्टेट है और हमने कभी भी नहीं देखा कि हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है इतने ब्रेजन और करप्ट। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करती हूं कि सच्चाई के साथ साथ खिलवाड़ न करते हुए माननीय गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, सीबीआई हो, एनआईए तो तहकीकात कर ही रही है, या कोर्ट मॉनिटर जूलियो रिबेरो जी ने ना बोला है, हम सब जानते हैं, लेकिन
ये सच्चाई बाहर क्यों आना चाहिए? क्योंकि पुलिस का मनोबल, पुलिस का सम्मान, और हम मुंबई पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन जब ऐसे स्पष्टीकरण सबके सामने बाहर आता है तो पता चलता है कि पॉलिटिकल इंसुलेशन और राजनीतिक इच्छा शक्ति जब नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है एक प्रदेश में। ऑलराइट, ओके सुरैना जी, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। सुरैना जी अब बताइए जरा, एक एपीआई कितनी तनख्वाह होती है उसकी? मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं लगातार उन गाड़ियों की तस्वीरें जो उसके घर से बरामद हुई, महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां। सुनिए ना सुरैना जी, मैं कह रहा हूं एक एपीआई के यहां से करोड़ों की गाड़ियां बरामद हो रही हैं। बोलिए। पूर्व कमिश्नर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री पर, और उसके बाद भी आप गृह मंत्री का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की कोई जरूरत नहीं है। बट ये जो ऐसे अफसर ये सब कह रहा है, उसके ऊपर खुद जब मतलब देयर इज लॉट ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट हिम, वो उसी वक्त पे आके ये सब बातें बोल रहा है ताकि अपनी ट्रांसफर रोक दे, अपने आप को बचाने के लिए ये सब बात कर रहा है। और इतना ही अच्छा अफसर होता तो ये बातें मैं बार बार कह रही हूं कि ये बातें पहले क्यों नहीं आगे लाई उसने? अभी कौन सा टाइम था कि जब उसकी ट्रांसफर होने वाली है? अच्छा, आपने वो करोड़ों की गाड़ियों के बारे में नहीं बोला। मैं कह रहा हूं एक एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के यहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे मिल रही हैं? वो अभी इन्वेस्टिगेशंस वो अभी उनके साथ कौन मिला है वो देखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है, मगर आप सब लोग जब बार बार कह रहे हैं कि हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत हिल रही है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये एकदम ही गलत है। इतने सारे जब महाविकास आघाड़ी सरकार जब स्टार्ट हुई थी तभी भी 3 महीने में गिरेगी, वो गिरेगी, ऐसे सब अपोजिशन वांट्स दैट सरकार गिरे, तो उसके लिए बहुत तब तो ये कहा जा रहा था, जो कि आप खुद भी मानते हैं कि तीनों जो पार्टियां सरकार चला रही हैं वो अलग अलग विचारधाराओं की हैं, इसीलिए वो एक अलग ओपिनियन था, एक विश्लेषण था। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं, जाहिर है देख लीजिए ना सुरैना जी, इसी डिबेट में कल भी मैंने डिबेट किया था, कांग्रेस और शिवसेना की प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ एनसीपी के प्रवक्ता आ रहे हैं अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि अनिल देशमुख जो गृह मंत्रालय चलाते हैं, जिनके अंदर पुलिस आती है, वो एनसीपी से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए शरद पवार सामने आए, न शिवसेना न कांग्रेस। ऐसा लग रहा है कि पूरे बचाव करने की जिम्मेदारी एनसीपी पर छोड़ दी गई है। राष्ट्र की बात में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सबका, रणवीर जी, विभूति नारायण जी, आशुतोष, सुरैना जी और शायना एनसी, शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे, यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे, बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। News 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।